Hello friends, good morning to all of you. My name is Dev from Pioneer Academy. Today we are going to deal with the topic motion. आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन, गति, फिजिक्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ज़्यादातर सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में देखा जाता है कि विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम 3 चीज़ करते हैं, जिसमें से आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक करेंगे, गति। तो दोस्तों, गति होती क्या है? साधारणतः गति को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो अलग अलग मापदंड से अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं बता सकते हैं, लेकिन साधारण और सिंपल भाषा में, बिल्कुल आसान वे में अगर बोलना हो तो हम यह बताएंगे कि अगर किसी वस्तु या व्यक्ति का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना या उसकी स्थिति में परिवर्तन। तो दोस्तों, जैसा हम बोर्ड पे देख सकते हैं, एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति राम ए स्थान पर खड़ा है, लेकिन 10 सेकंड के बाद वो स्थान बी पर पहुंच जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि उसने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं गति अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति का समय के साथ परिवर्तन। अगर उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु या वह व्यक्ति गतिशील है, और अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति गतिशील नहीं है। एक और साधारण उदाहरण से हम समझ सकते हैं इस चीज को। अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा है, मानने के लिए अगर हम स्थान बस स्टैंड ले सकते हैं, आपने देखा होगा यात्री जब बस पकड़ते हैं तो बस स्टैंड पर खड़े रहते हैं और कभी कभी बहुत समय बीत जाता है, बस नहीं मिलती, और वो व्यक्ति उसी जगह पर खड़ा हुआ है 10 मिनट पहले भी और 10 मिनट बाद भी। तो इस स्थिति में आप क्या कहोगे? क्या आप कहोगे कि वह व्यक्ति गति में है या नहीं? थोड़ा सोचिए। सोचने के बाद यह पता लगता है कि वह व्यक्ति बस स्टैंड पर उसी पोजीशन में खड़ा है और उसी स्थिति में खड़े होने की वजह से वह गति में नहीं है। अर्थात उसने समय के साथ अपनी स्थिति नहीं परिवर्तित करी, इसीलिए वह गतिशील नहीं माना जाएगा। और वहीं उसी दौरान अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेता तो वो गतिशील होता। उदाहरण के लिए हमने जो राम वाला उदाहरण देखा, राम ए जगह पर खड़ा था और 10 सेकंड बाद वो बी जगह पर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि राम गति में है। और वहीं जो व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ा था वो 10 मिनट बाद भी वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि बस नहीं आई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति गतिशील नहीं है। तो कुल मिला के आप लोग लिख लेंगे, अगर एक लाइन में लिखना हो कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह व्यक्ति या वस्तु गति में होता है। दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट मे बी इन द मोशन, विल बी इन द मोशन, अदरवाइज दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इन द मोशन। आगे बढ़ते हैं। तो गति के अंदर हम काफ़ी चीज़ सीखते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, चाल, स्पीड, वेग, वेलोसिटी, डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। गति एक ऐसा टॉपिक है जो इन सारे पॉइंट्स को कवर करता है। अगर आपने गति को अच्छी तरह अध्ययन कर लिया या अच्छी तरह समझ लिया तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं सब टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे इस लेक्चर गति का ही पार्ट हैं। तो अगर हम आज के लेक्चर को सारांश में समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसके अंदर डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, वेग, एक्सीलरेशन, त्वरण। तो ये सारी चीज़ आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर बहुत ही गहनता से
अध्ययन करेंगे, जिसके बाद हमारे लिए इस टॉपिक के क्वेश्चन करना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिजिक्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फोर्स, फिजिक्स के अंदर ये सारी बहुत सारी चीज़ें, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों को हम राशियां कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, दो पार्ट में विभाजित करना हो, तो फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट हैं। एक है आपका स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, और वहीं दूसरी ओर एक है आपका वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। आइए थोड़ा सा इन क्वांटिटी, इन राशियों के बारे में जान लें, क्योंकि ये भूमिका बनाते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। क्योंकि आप जितनी भी राशियां पढ़ेंगे, जितनी भी क्वांटिटी पढ़ेंगे, या तो वो अदिश होंगी या फिर वो सदिश होंगी। तो मैं आपको धीरे से बताता हूं एक एक करके। तो पहले हम समझते हैं अदिश राशि को, स्केलर क्वांटिटी को। दोस्तों, अगर हम कहीं जाते हैं, अगर मान लो कोई गाड़ी चल रही है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम कुछ बोलने के लिए हम नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ समझाने के लिए हम दिशाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं, कोई वाक्य बोल रहे हैं, और उसके अंदर केवल संख्याएं आ जाएं, मात्र संख्याएं, मात्र परिमाण, खाली मैग्नीट्यूड आ जाए, मैग्नीट्यूड को साधारण भाषा में आप नंबर समझ सकते हैं, खाली नंबर आ जाए, परिमाण आ जाए, तो वैसी राशियां होती हैं, वैसी क्वांटिटी होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी आ जाए, डायरेक्शन भी आ जाए, तो उसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, सदिश राशि। तो पहले स्केलर क्वांटिटी की परिभाषा लिख लेंगे आप लोग। वह राशियां जिनके अंदर केवल परिमाण आता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। दोज क्वांटिटी विच कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड। उदाहरण के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम 5 किलोग्राम चीनी लाता है। तो यहां पे राम जो चीज ला रहा है, राम कैरीज 5 किलोग्राम शुगर, तो राम जो 5 किलोग्राम चीनी ला रहा है, तो राम की दिशा का वर्णन नहीं किया गया है, ना बताया गया है कि राम कौन सी दिशा से आ रहा है या कौन सी दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए जो संख्या वहां पे इस्तेमाल करी गई है 5 किलोग्राम, तो यहां पे जो नंबर आ गया, क्योंकि यहां पे मात्र नंबर आया है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। और ये जो हमारी क्वांटिटी यूज हुई है किलोग्राम, तो किलोग्राम एग्जाम्पल बन जाएगा हमारा इसका अदिश राशि का, स्केलर क्वांटिटी का। वहीं दूसरी ओर जहां पे खाली नंबर आ जाए आपका, जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। राम 50 मीटर चला। अब राम 50 मीटर चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि राम किसी भी दिशा में 50 मीटर आपका चल सकता है। राम मूव से 50 मीटर। तो यहां पे क्योंकि दिशा का वर्णन नहीं करा गया है, बताया नहीं गया है कि कौन सी दिशा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर नंबर बता दिया गया है लेकिन दिशा नहीं बताई है। यानी कि आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जिसके अंदर, जिस राशि के अंदर दिशा ना बताई जाए, दिशा का बिल्कुल वर्णन ना हो, वो आपकी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देता हूं और उसको बेटर वे में बताता हूं। वेक्टर क्वांटिटी
सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। बहुत आसान है, पहले भी मैंने इसका हल्का सा वर्णन किया है और हम इसका गहन अध्ययन करेंगे, डीपली इसको समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियाँ वो क्वांटिटी या वो राशियाँ होती हैं जिनके अंदर परिमाण और दिशा दोनों का इस्तेमाल हो, अर्थात मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, परिमाण प्लस दिशा, दोनों का जिसके अंदर इस्तेमाल होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम उदाहरण की सहायता से, एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जो हमने एग्जाम्पल पहले करे थे स्केलर क्वांटिटी को समझने के लिए, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको समझने के लिए। जैसा कि आपको याद है, मैंने कहा था राम 5 किलो चीनी लेकर आता है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, राम 5 किलो चीनी लेकर उत्तर दिशा में जाता है, या राम 5 किलो चीनी लेकर उत्तर दिशा से आता है। तो अर्थात, या ये भी कह सकते हैं कि राम 5 किलोग्राम चीनी उत्तर की ओर लाता है। तो जिस क्वेश्चंस के अंदर, जिस वाक्य के अंदर आपका डायरेक्शन आ जाए, आपकी दिशा आ जाए, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आए, तो उसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। और एक इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, राम 50 मीटर उत्तर की ओर चला, राम मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन 50 मीटर, और राम मूव्स 50 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए हमने वर्णित कर दिया राम को कि वो उत्तर दिशा की तरफ ही जा रहा है। पहले वाले केस में जब मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी बताई थी तो मैंने दिशा का वर्णन नहीं करा था, मैंने कहा था राम 50 मीटर चलता है। तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते थे कि राम किस दिशा में 50 मीटर चला, लेकिन इस वाली स्थिति में हम कह सकते हैं कि राम उत्तर दिशा में 50 मीटर चला, या श्याम दक्षिण दिशा में 100 मीटर चला। तो अर्थात मैग्नीट्यूड भी आया आपका और डायरेक्शन भी आई। जैसे 50 आ गया आपका मैग्नीट्यूड और नॉर्थ आ गई आपकी डायरेक्शन। इसी प्रकार से हमने फिजिक्स के अंदर जितनी भी राशियां हैं उनको स्केलर, अदिश और वेक्टर सदिश राशियों में बांट रखा है। तो मैं आपको अदिश राशियों के उदाहरण देता हूं, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल देता हूं, जैसा डिस्टेंस, किलोग्राम, टाइम, समय आदि। ये आपके स्केलर हैं, इनके अंदर केवल आप परिमाण का ही इस्तेमाल करोगे, दिशा का वर्णन नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आपको सदिश राशियों के उदाहरण चाहिए, सदिश राशियां चाहिए, तो आपकी सदिश राशियां हैं जो मैं नीचे लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन, फोर्स बल, एक्सीलरेशन त्वरण, वेलोसिटी वेग आदि। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम आज पढ़ेंगे और कुछ अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, आपको दे सकता है, कहेगा इनमें से पता लगाओ कि अदिश राशि कौन सी नहीं है, और आपको ये सारी राशि दे देगा या इनमें से एक हटाने के लिए कह देगा।
तो एग्जाम पे डिपेंड करता है वो आपसे कौन सी पूछ रहा है। अगर वो आपसे अदिश पूछ रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अदिश ये हैं, दूरी, किलोग्राम, समय, और सदिश पूछ रहा है तो विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, जिसकी सहायता से आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, और इसलिए मैंने इसको क्लियर करवाया यहाँ पे। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक करेंगे, मोशन चैप्टर का ही पहला टॉपिक है जो वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन समझते हैं हम, इसको हम डिफरेंशिएट करके भी समझ सकते हैं तो और बेटर समझ में आएगा, दूरी और विस्थापन। नहीं तो हम इसको पहले जनरली भी समझ सकते हैं। दूरी हमने अभी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले कि दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। अर्थात दूरी के अंदर दिशा का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे राम 50 मीटर चला, वहीं विस्थापन के अंदर दिशा का इस्तेमाल होगा। अगर कोई व्यक्ति है वो स्थान ए पर खड़ा है और कुछ समय बाद 60 सेकंड के बाद वो स्थान बी पर पहुंच जाता है और उसने 100 मीटर का रास्ता तय किया है, ट्रैवल किया है, तो हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा तय की गई दूरी 100 मीटर है। वहीं दूसरी ओर जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन वह दूरी होती है जो सबसे लघुत्तम हो, अर्थात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम, विस्थापन के अंदर हम अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए कार्यरत रहते हैं, चाहे हम किसी भी तरीके से जाएं। जैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक व्यक्ति ए पोजीशन पे है, एक बी पे है, एक सी पे है, 3 पोजीशन है। अगर व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है और बी तक जाता है और 3 किलोमीटर तय करता है, फिर वही व्यक्ति बी से लेकर सी तक जाता है और 4 किलोमीटर तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई 7 किलोमीटर। 3 + 4 7, आसानी से समझ में आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें, एक दूसरे एंगल से देखें, तो व्यक्ति को पहुंचना सी पर है, व्यक्ति का अंतिम बिंदु सी है जहां उसको जाना है, और व्यक्ति का शुरुआती बिंदु इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट उसका सी है। तो अगर उसको ए से लेकर सी तक जाना है और उसको शॉर्टकट रास्ता अगर कोई देखना हो तो उसका जो शॉर्टकट रास्ता आएगा वो यही वाला आएगा, और वो रास्ता होगा 5 किलोमीटर। तो जो शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट माध्यम, लघुत्तम पथ जो लिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए, वह विस्थापन कहलाता है। तो लिख सकते हो आप लोग कि लघुत्तम पथ अगर किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया जाता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए, वह उस व्यक्ति या वस्तु का विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि विस्थापन एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। दूरी तो आप जमा करके, योग करके, प्लस करके आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन विस्थापन के लिए आपको वाक्य को, स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इसको और क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है और ये 7 मीटर उसकी त्रिज्या है, उसका प्रारंभिक बिंदु ए है
और उस व्यक्ति को ये बिंदु बी मान लेते हैं। अगर कहा जाए कि उस व्यक्ति को इस वृत्तीय पथ के 2 चक्कर लगाने हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। डिस्टेंस फाइंड करनी है और वो ये भी कहे कि उस व्यक्ति का विस्थापन भी ज्ञात करें, तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर ज्ञात करने के लिए कहे तो वो ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे आप लोग, इसको समझना पड़ेगा। अगर किसी वृत्तीय पथ का चक्कर लगाया जाता है तो किसी भी वृत्त का परिमाप, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका सूत्र होता है 2πr, समझेंगे। तो अगर एक चक्कर लगाया जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा 44 मीटर की दूरी तय की गई। साफ पता लग रहा है सूत्र से। और अगर वही व्यक्ति 2 चक्कर लगाता है तो 44 को 2 से गुणा करके हम 88 मीटर पर पहुंचते हैं। तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी 88 मीटर आती है 2 चक्करों में। तो ये उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी है 88 मीटर। वहीं दूसरी ओर अगर वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करो, विस्थापन ज्ञात करो, तो ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को विस्थापन ज्ञात करना है। अब इसको थोड़ा समझेंगे, थोड़ा फोकस से। अगर ये व्यक्ति 1 चक्कर लगाता है तब भी यहीं आ रहा है, और अगर यही व्यक्ति 2 चक्कर भी लगाता है तब भी यहीं आता है, तो उसका आरंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है। तो अंतिम बिंदु फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये एक सूत्र है आसान भाषा में करने के लिए। विस्थापन बराबर अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब यहां पे 2 चक्कर लगाने के बाद उस व्यक्ति का अंतिम बिंदु भी ए है और प्रारंभिक बिंदु भी ए है। इसीलिए अंतिम बिंदु में से जब प्रारंभिक बिंदु को घटाया गया तो हमको शून्य की प्राप्ति होती है। अर्थात जब उस व्यक्ति का अंतिम बिंदु ए ही है, उसको अंतिम रूप में ए पे ही आना है, तो वो चक्कर क्यों लगाएगा। कुल मिला के विस्थापन को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा आलसी लड़का जिसको बस कार्य को पूरा करना है, जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, कैसे भी करके अंतिम बिंदु तक पहुंचना है, तो वो अंतिम बिंदु तक पहुंचेगा देखकर। जब उसको कहा गया कि आपको 2 चक्कर लगाना, उस लड़के ने सोचा कि जब मुझे 2 चक्कर लगाने ही हैं तो मैं क्यों ना यहीं रहूं, आना भी मुझे जब घूम के यहीं पर है तो मैं जाऊं ही क्यों। तो ये होता है आपका विस्थापन, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये आपका आ गया 0। तो इसी क्वेश्चन में हमने देखा कि दूरी तो आई आपकी 88 मीटर, लेकिन विस्थापन आ गया आपका 0। वहीं अगर इसको थोड़ा सा और घुमा दिया जाए इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, विस्थापन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वो ये पूछता है कि वो व्यक्ति ए से बी तक गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी दूरी तय करी और कितना है उसका विस्थापन आया, ये पता लगाइए। अब दूरी देखते हैं। जब वो पूरा चक्कर लगाता तो सूत्र आता उसका 2πr। अब वो आधा चक्कर लगा रहा है तो सूत्र आएगा 2πr/2, यानी कि पूरे का 2 से विभाजन, 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने इसको निकाला ये आया 22/7 × 7, 22 मीटर दूरी, यानी कि वो व्यक्ति यहां से जा रहा है, जो रास्ता बना हुआ है यहां से जा रहा है। वहीं अगर ये कह दिया जाए कि विस्थापन, ये तो देखो लॉन्ग रास्ता हो गया, और वहीं उसको क्योंकि अंतिम बिंदु बी है, प्रारंभिक बिंदु ए है, तो बी से ए तक पहुंचने के लिए उसको शॉर्टकट रास्ता जो दिख रहा है वो ये है, यानी कि 7 मीटर ये और 7 मीटर ये, सीधा लक्ष्य पर ध्यान रखता है जो डिस्प्लेसमेंट। सीधा जो रास्ता जा रहा है हमारा ए से बी तक, वो आपका 7 + 7 = 14।
तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर वो क्या करेगा, शॉर्टकट रास्ते में जोड़ देगा चीज़ों को, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 14 मीटर। तो आपको एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको शॉर्टकट देखना है और डिस्टेंस के अंदर जो आपको पाथ दे रखा है वह देखना है। जिस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे, वरना आप लोग इसमें फंस जाएंगे आसानी से और क्वेश्चन जो है आपका वो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं, आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझ में आया होगा। एक लॉन्ग रास्ता है और एक शॉर्ट रास्ता है, वहीं जाने पर अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए। इसको देखते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा ही मात्रक आपका मीटर ही है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके अंदर दिशा निर्धारित होती है, लेकिन इसके अंदर दिशा निर्धारित नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है और ज़्यादा भी होती है। जैसे अगर हम इसको समझें, अगर कहा जाए कि राम ए से बी तक गया और 10 मीटर चला, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो ए से बी तक जाने में शॉर्टकट रास्ता राम को यही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका है नहीं। तो यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन समान रहेगा। अच्छा, कई बार हमने देखा, भी थोड़ी देर पहले करा था हमने, जब ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था 3, 4, 5 की दूरी ज़्यादा हो जाती है विस्थापन से, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी, किसी भी स्थिति में, मोर देन डिस्टेंस। किसी भी स्थिति में डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कम ही रहेगा, समान हो सकता है लेकिन किसी भी स्थिति में ज़्यादा नहीं हो सकता। ये डिस्प्लेसमेंट की खास बात है। तो ये हमने करा। तो फ्रेंड्स, हमने अपना जो मोशन हमारा चैप्टर है उसके कई महत्वपूर्ण टॉपिक किए। हमने स्केलर क्वांटिटी सीखा आज, हमने वेक्टर क्वांटिटी सीखा आज, हमने आज डिस्टेंस सीखा और डिस्प्लेसमेंट सीखा। ये चारों ही मोशन चैप्टर के अंदर हमारे आज के लेक्चर के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आने वाले लेक्चर के अंदर हम स्पीड, चाल, वेलोसिटी, वेग, एक्सीलरेशन, त्वरण आदि का अध्ययन करेंगे। वो भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज के लिए बस हम इतना ही समाप्त करते हैं और अन्य टॉपिक के लिए हम दोबारा अध्ययन करेंगे अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।